नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो जो हम रिसर्च पीवाईक्यू का जो सीरीज चला रहे थे, आज उसका पार्ट 7 है। तो उसमें हम जो पहला क्वेश्चन 121 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 121। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है, यानी कोडिंग शेड्यूल इज यूज इन। तो ध्यान रखो इसमें क्या पूछ रहा है, कोडिंग शेड्यूल क्या होता है। तो सबसे पहले आप कोडिंग को समझो कि क्या होता है कोडिंग। जैसे मान लो आप कोई एक पैराग्राफ बोलते हो, ठीक, ये पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में किसी शहर के बारे में लिखा है, तो आप पूरा पैराग्राफ को क्या करो, सिर्फ एक वर्ड में, कीवर्ड में लिख दो कि ये जो मान लो शहर है बहुत अच्छा है। तो सिर्फ सिर्फ क्या आप लिखो, अच्छा है। आप पूरा पैराग्राफ को सिर्फ एक वर्ड में लिखते हो तो उसी को क्या कहते हो, कोड दे देते हो, जिससे आप इस कोड के द्वारा क्या करते हो, उस पूरे पैराग्राफ को या पूरे जो उसकी भावना को समझ जाते हो। तो उसी को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। कोडिंग शेड्यूल किस में किया जाता है, तो डिस्कोर्स में किया जाता है। ध्यान रखो डिस्कोर्स क्या होता है, यह भाषा और बातचीत है। यह क्या करता है, भाषा और बातचीत के पीछे के मतलब को समझने का तरीका है। ये क्या करता है, जो इसके पीछे भाषा है, ठीक, बातचीत है, उसके मतलब को समझता है। रिटोरिकल एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम यह समझते हैं कि कोई लेखक अपने शब्दों से कैसे किसी पर प्रभाव डालता है, उसी को क्या कहते हैं, रिटोरिकल या अलंकारिक विश्लेषण। ठीक। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, कंटेंट, अब ध्यान दो, इसमें हम किसी लेख, वीडियो या अन्य सामग्री को छोटे छोटे क्या क्या करते हैं, कोड में या हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब वहाँ से क्या किया जाता है, कोडिंग बनाया जाता है। कंटेंट एनालिसिस में क्या होता है, हम किसी वीडियो को या लेख को, मतलब जो आप पैराग्राफ है, ठीक, या अन्य छोटे छोटे सामग्री में उसको तोड़ देते हैं, यानी कोडिंग कर देते हैं। ठीक, इस चीज़ को समझते हैं, उसी को कोडिंग शेड्यूल। तो कंटेंट एनालिसिस में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है कोडिंग शेड्यूल का। अब ध्यान रखो नैरेटिव क्या होता है, नैरेटिव मतलब कथा। अब इसमें क्या होता है कि कहानी या अनुभव के माध्यम से क्या होता है, कहानी या अनुभव का जो होता है, जो कहानी आपकी दादी सुनाती हैं या मम्मी सुनाती हैं, तो उसका गहराई से उसका अध्ययन करते हो, तो उसी को क्या कहते हैं, नैरेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा, जो आपका ऑप्शन सही होगा कंटेंट एनालिसिस। कोडिंग शेड्यूल सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कंटेंट एनालिसिस। क्योंकि कंटेंट में क्या किया जाता है, हर एक आप वीडियो को क्या करोगे, आप कोड दे दोगे कि इस कोड में क्या है, इस कोड में क्या है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर। 122 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जब एक नमूना चुना जाता है क्योंकि यह शोधकर्ता के लिए उपलब्ध होता है। अब ध्यान रखो, शोधकर्ता के लिए जब उपलब्ध है तो उसी को क्या कहते हैं, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस या आराम नमूना, ये ध्यान रखो आप लोग, कन्वीनियंस या आराम नमूना, आराम नमूना जिसे क्या कहते हैं, कन्वीनियंस को किस नाम से जानते हैं, हफाजत, हफाजत, या उसी को क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल, ये ध्यान रखना, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। अब जो इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी सैंपल आप लेते हो तो उसमें जो चुने जाने, उस सैंपल को चुने जाने का जो अवसर है वो इक्वल होता है। सभी सैंपल को चुने जाने का जो समान अवसर प्राप्त होता है। सिस्टमेटिक में क्या होता है, इसमें पहला यूनिट रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, मतलब कोई भी यूनिट आप सेलेक्ट कर लो, इक्वल चांस है मतलब, लेकिन इसके बाद जो आप सेलेक्ट करोगे, इसके बाद जो एक मान लो ये सीक्वेंस है, ठीक, ये ध्यान रखो, ये सैंपल है आपका जो एरो दिया जा रहा है। तो मान लो जो आप कोई भी इसमें से कोई एक रैंडमली सेलेक्ट कर लो, तो मान लो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हर तीसरे सैंपल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 ये वाला, फिर 1 2 3 ये, इसको हम सेलेक्ट, 1 2 3 इसको हम सेलेक्ट कर लिए, 1 2 3 इसको, ये और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, हमारा सैंपल हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक या फिक्स्ड इंटरवल, या फिक्स्ड इंटरवल, इंटरवल सैंपल कहते हैं। ठीक। ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग, ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग यहाँ पे सिर्फ आपको क्या किया है, भ्रम में पैदा करने के लिए कि ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी होता है, इसका ऐसा कुछ सैम्पलिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी मतलब इक्वल चांस, इक्वल चांस, इक्वल गैप, मतलब सिस्टमेटिक में इक्वल गैप होता है, ये ध्यान रखना। हफाजत या एक्सीडेंटल को कन्वीनियंस में, जहाँ शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार क्या करता है, सैंपल मतलब सेलेक्ट करता है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर। 123 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब दो चरों के बीच संबंध प्रतीत होता है
तो वह नकली संबंध हो सकता है। कैसे, ये ध्यान रखना। मान लो हम जब आपको वेरिएबल पढ़ाए थे, वेरिएबल यानी चर, चर की क्लास में हम पढ़ाए थे कि यदि दो चर हैं, एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी स्वतंत्र चर, ये आश्रित चर, ये ध्यान रखना। स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा चर जरूर होगा, क्योंकि दोनों चर के बीच सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक, कोई ना कोई तीसरा। यहाँ पे मान लो सिगरेट आप पी रहे हो, सिगरेट से आपको कैंसर हो रहा है, तो कैंसर जो होगा वो फेफड़े के थ्रू तो होगा, तो आपका फेफड़ा जो होगा इंटरवीनिंग चर हो जाता है। तो जो नकली संबंध कहलाएगा, दो चरों के बीच संबंध जो होगा प्रतीत होता है, तो क्या होता है, नकली संबंध होगा, क्योंकि यहाँ पे तीसरा वेरिएबल उपस्थित होता है, ये ध्यान रखना। तो कथन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया नकली संबंध है। अगर ये डायरेक्ट लिखता कि ये सही संबंध है, तो ये क्या होता है, कथन गलत हो जाता है। अब ध्यान रखो, जो दूसरा कथन कह रहा है दो चर के बीच संबंध हमेशा प्रत्यक्ष होता है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे क्या बोल दिया, डायरेक्ट होता है, मतलब बोल रहा है दो चरों के बीच जो संबंध होगा वो डायरेक्ट होगा ना, ये डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि इसमें कोई ना कोई एक एक्स्ट्रानोनियस वेरिएबल या कोफाउंडिंग वेरिएबल, ध्यान रखना, या इंटरवीनिंग वेरिएबल या मीडिएटर वेरिएबल, ये कोई ना कोई जरूर उपस्थित होगा, ये ध्यान रखना। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बिना किसी हस्तक्षेप करने वाले घर नहीं चर होगा, यहाँ पे चर के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो जो मतलब जो एक्स्ट्रा वेरिएबल वो नहीं होगा, तो ये कथन दो गलत हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, इनडायरेक्ट संबंध होता है दो चरों के बीच, ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत। अब देखो यहाँ पे स्पूरियस रिलेशनशिप लिखा है, अब इसको समझो क्या होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, झूठा या मिथ्या संबंध। वह होता है जिसमें दो चर के बीच ऐसा लगता है कि कोई संबंध है, दो चरों के बीच, जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, दो चरों के बीच ऐसा लगता है कि संबंध है, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, कारण, मतलब सीधा संपर्क, कारण और संपर्क नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। यह संबंध किसी तीसरे या बाहरी के कारण की वजह से होता है, जिससे दो चर के संबंध का भ्रम उत्पन्न होता है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई चर उपस्थित जरूर होगा, ये ध्यान रखो आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर। 124 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वेक्षण अनुसंधान में प्रमुख विधियों में से एक है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सर्वेक्षण अनुसंधान। सर्वेक्षण अनुसंधान किस में किया जाता है, तो आपको पता है यहाँ पे सोशियोलॉजी में ही किया जाता है, सोशियोलॉजी। अब ध्यान रखो, सर्वे रिसर्च एक ऐसी विधि है जिसमें प्रश्नावली या इंटरव्यू से लोगों को उनकी राय, आदतें, व्यवहार आदि के व्यवहार में जानकारी एकत्र की जाती है। जैसे आप नॉर्मल एक बात जानो, सर्वे कब होता है, जैसे हर 10 साल पे सरकार सर्वे कराती है, ठीक, ये चीज़ समझ आ गया। जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हो कहीं, यूपीएससी का जो आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक, उसमें क्या हो रहा है, आपका सर्वे हो रहा है या साक्षात्कार हो रहा है, मतलब इंटरव्यू हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्रश्नावली के माध्यम से क्या किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है ना, कि आपकी आदतें कैसी हैं, व्यवहार कैसा है, के बारे में क्या की जाती है, जानकारी इकट्ठा की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में सही है, प्रमुख विधियों में से क्या है एक, तो ये सोशियोलॉजी है। अब ध्यान रखो, जो फिजिक्स यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सिर्फ प्रयोगशाला परीक्षण या गणितीय मॉडल ज़्यादा प्रयोग होता है। फिजिक्स जो होता है यहाँ पे क्या होता है, प्रयोगशाला परीक्षण होता है, प्रयोगशाला परीक्षण। जो हिस्ट्री होता है वो क्या होता है, इतिहास में सबूतों के लिए दस्तावेज या स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक, दस्तावेज प्लस स्रोत का स्टडी किया जाता है। जो हर्मेनेटिक होता है, हर्मेनेटिक क्या होता है, यह जो पाठ या टेक्स्ट लिखा रहता है उसकी व्याख्या पर केंद्रित है, मतलब पाठ या टेक्स्ट, ठीक, की व्याख्या पर केंद्रित है। केंद्रित। अब ध्यान रखो, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 125 नंबर, 125 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा रहा है। अब ध्यान रखो, सामाजिक अनुसंधान के तरीके से प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। जो सामाजिक अनुसंधान जो होता है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा है, तो सोशल रियलिटी से जुड़ा है। कैसे,
या जो जो भी समाजशास्त्री या जो शोधकर्ता होता है, जब समाज का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, सच्चाई, विचार, विश्वास और व्यवहारों को समझने का प्रयास करते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक। तो सोशल रियलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। जो सोशल रिसर्च होता है यहाँ पे, वो सोशल रियलिटी को समझने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या प्रयोगशाला प्रयोग क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वैज्ञानिक प्रयोग है ये। यहाँ पे नियंत्रित वातावरण में किए जाते हैं इसको, जो यहाँ पे हर एक चीज़ को नियंत्रित किए करके करते हैं, नियंत्रित प्रयोग। अब ध्यान रखो, जो नेक्स्ट ऑप्शन है साइमुलेशन। साइमुलेशन अभी जस्ट आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया गया है कि साइमुलेशन क्या होता है। साइमुलेशन वो होता है जहाँ पे आप वास्तविक स्थिति को बना के, ठीक, उसमें व्यक्तियों के, लोगों के व्यवहारों का क्या करते हैं, आप स्टडी करते हैं। ये ध्यान रखना। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी वो होता है यहाँ कंप्यूटर की मदद से बनाया गया एक आभासी माहौल है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप समझो एक आज के समय में क्या हो रहा है कि आप कोई हेडसेट पहन ले रहे हो, अब डिजिटली दुनिया में क्या कर जा रहे हो, प्रवेश कर जा रहे हो, ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी। तो ध्यान रखना। तो सामाजिक अनुसंधान जो होता है के तरीके प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न दृष्टिकोण से जुड़े हुए, तो सोशल रियलिटी, सोशल रियलिटी, ये ध्यान रखना आप लोग। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर पे। 126 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के भव्य सिद्धांत संचालित होते हैं। सामाजिक विज्ञान भव्य सिद्धांत संचालित होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखो क्या होता है। सबसे पहला क्या ऑप्शन दिया है, लोअर लेवल दिया है। तो लोअर लेवल में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि किसी विषय या समस्या को बहुत बारीकी से या छोटे दायरे या व्यवहारिक स्तर पर देखना। यहाँ पे क्या दिया, भव्य सिद्धांत मतलब ग्रैंड थ्योरी दिया है। तो आप क्या इस चीज़ को छोटे दायरे पर समझोगे, नहीं। सिंप्लिसिटिक लेवल मतलब सरलीकृत स्तर। अब इसका क्या अर्थ होता है, चीज़ों को बहुत ही आसान और सतही दृष्टिकोण से समझना। यहाँ पे क्वेश्चन में भव्य सिद्धांत दिया तो मतलब बड़े लेवल पर हमको समझना है। तो कैटेगोरिकल लेवल क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, किसी विषय या जानकारी को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर समझा जाता है, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल लेवल। अब ध्यान रखो, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पे, अमूर्त स्तर पे क्या किया जाता है, समझा जाता है इस चीज़ को। तो जो चौथा ऑप्शन है आपका, चीज़ों या विचारों को बहुत व्यापक और सैद्धांतिक और गहरे अर्थों में देखना होता है। तो आपका जो ग्रैंड थ्योरी होता है वो आपका हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। ये ध्यान रखना आप लोग। निचले स्तर में सिर्फ छोटे छोटे बातों को, सिंपली मतलब सतही लोग, यहाँ पे कैटेगरी मतलब वर्गों में आप डिवाइड कर दे रहे हो। अमूर्तता का उच्च स्तर यहाँ पे जब रहेगा तो वो ग्रैंड थ्योरी कहलाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर। 127 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक शोध प्रश्नों के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। ये ध्यान रखना। तो नॉन पर्पोसी ये नहीं होगा, ठीक। गुणात्मक में गुणात्मक शोध प्रश्नों के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं जब भी, ध्यान रखो, कॉज और कॉन्सिक्वेंस होता है, क्योंकि गुणात्मक में एक कारण होता है और परिणाम आते हैं। प्रिडिक्ट करता है ये भी, ठीक। ये भी क्या करता है, मूल्यांकन करता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब ये भी वर्णन करता है किसी घटना का। तो ये BCDE ये आपके टाइप हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर पे। 128 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमूना आकार निर्धारित करने में समय और लागत प्रासंगिक नहीं है। आपका जो नमूना ले रहे हो तो जब उसका आप स्टडी करोगे तो क्या समय और पैसा आपका ज़्यादा नहीं लगेगा या कम लगेगा। तो जितना बड़ा आप नमूना ले रहे हो उतना ज़्यादा पैसा लगेगा, उतना ज़्यादा समय लगेगा, उतना ज़्यादा श्रम लगेगा। ये ध्यान रखना। तो नमूना आकार यहाँ पे क्या बोल दिया, प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक होता है यहाँ पे मतलब रेलेवेंट है, डिटरमाइन द सैंपल साइज। यहाँ पे रेलेवेंट नॉट रेलेवेंट कर दिया, यहाँ पे रेलेवेंट होता है। ये ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन आपका पहला कथन क्या होगा, गलत हो गया। अब ध्यान रखो, जो स्टेटमेंट सेकंड या कथन 2 दिया है, नमूना त्रुटि तय करने में इकाई गैर प्रतिक्रिया और आइटम गैर प्रतिक्रिया कोई मायने नहीं रखता। ये ध्यान से सुनो, समझना आप। जो यूनिट नॉन रिस्पॉन्स है यानी गैर प्रतिक्रिया, यहाँ पे क्या है, इकाई गैर प्रतिक्रिया, यूनिट नॉन रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है, जब पूरे लोग उत्तर नहीं देते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना। अब जो आइटम गैर प्रतिक्रिया है मतलब आइटम नॉन रिस्पॉन्स है, ये क्या है, तो यहाँ पे क्या, जब कुछ सवालों का जवाब नहीं मिलते तो इससे क्या होगा,
नमूना त्रुटि दोनों से होगा तो परिणामों में क्या होगी, गलती या पक्षपात आ सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब पूरे पूरे लोग उत्तर ही नहीं दें या कुछ सवालों के जवाब ही ना दें तो उसी को क्या कहेंगे, यहाँ पे सैंपल एरर हो सकता है। तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 129 पे। अब यहाँ पे ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है, सामान्य बटन से भिन्न यदि कोई वक्र दाहिनी ओर तिरछा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं। अगर दाहिनी ओर हो रहा है तो पॉजिटिवली, और अगर क्या कहते हैं बाईं ओर हो रहा है तो निगेटिव कहते हैं। ये दाहिनी ओर होता है मतलब राइट साइड, और ये क्या होता है बाएं यानी लेफ्ट साइड, ये ध्यान रखना। अब ध्यान दो यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यू और निगेटिव स्क्यू क्या होता है ये ध्यान रखो पहले, जिसको समझो आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये एक लाइन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, ये ध्यान रखना आप, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ध्यान से समझो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, ये मोड का लाइन है, ये मोड है आपका, ये क्या है मीडियन। अब ध्यान रखो यहाँ पे एक और लाइन बनाते हैं, ये क्या है मीन है आपका। अब ध्यान से समझो यहाँ पे भी क्या है, ये मीन है, ये क्या है आपका मीडियन है बीचों बीच में। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ये जो बीचों बीच में है यहां से लेके और राइट साइड यहां तक मतलब मीन तक, ये क्या है पॉजिटिव होता है। अब ध्यान रखो इसमें एक चीज और समझो, अब ठीक यहां से लेके मतलब यहां से लेकर और यहां तक मीन तक इस साइड लेफ्ट साइड, ये क्या होता है निगेटिव होता है, निगेटिव वाला लेफ्ट होता है और पॉजिटिव वाला आपका राइट होता है, ये ध्यान रखना आप। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन करता है जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनटीए करता है, यहाँ पे एक चीज़ ये वाला आप ध्यान रखो। अब ध्यान रखो ये जो एरो ऊपर की तरफ लग रहा है ऐसे ही जाना आप, मतलब इस साइड से आप इधर से क्या करना एरो चलना, ठीक, स्टार्ट आप यहाँ से करना, ठीक, ऐसे एरो करते जाना, तो ये ध्यान रखना आप, ये सिर्फ समझा रहा है आपको, ये ध्यान रखो। फिर आप इधर से एरो लगाओ, फिर इधर से, फिर यहाँ पे एरो, ठीक। अब ध्यान रखो होता क्या है कि कभी कभी एनटीए क्या करता है, एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे आप लोग। अब जो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है मोड मीडियन और मीन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कि पॉजिटिव में पूछ देता है या राइट साइड स्क्यूनेस पूछ देता है, और फिर क्या कहता है कि निगेटिव वाला पूछ देता है। तो हम सबसे पहले राइट साइड या इसी को पॉजिटिव स्क्यूनेस, इसके बारे में मूड मीडियन मीन कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है ये समझो आप। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला है, ठीक, ये ध्यान रखना। इसमें मीन क्या है, मीन आपका अब जैसे जैसे तीर लगा है मीन की तरफ क्या है, मीन की तरफ आपका बड़ा मुंह है, तो यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए तरीका एकदम लो लेवल पे ले जाके हम आपको बता रहे हैं। मीन की तरफ क्या है मुंह खुला है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर मीडियन लिखा है। अब नॉर्मल पहले लिख लो पूरा, पहले आप लिखो मोड, यहाँ से शुरू करना है, ये वाला मोड शुरू करना, फिर उसके बाद मीन लिखना, मीडियन लिखना, फिर मीन लिखना। तो मोड, फिर मीडियन, फिर मीन। अब ध्यान रखो अब इसमें जो जैसे जैसे एरो लगा है सिर्फ वैसे वैसे आप लिख देना। मोड की तरफ मुंह बंद है और मीडियन की तरफ मुंह खुला है, तो मोड की तरफ आप मुंह बंद करो और मीडियन की तरफ मुंह खोलो। फिर मीडियन की तरफ ये मुंह बंद है और मीन की तरफ आप मुंह खुला है, तो मीडियन की तरफ आप मुंह बंद कर दिए, मीन की तरफ आप क्या किए मुंह खोल दिए, ये ध्यान रखना।
अब जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा होता है। अब मान लो इसी को दो मतलब दो दो ऑप्शन करके ये दे देता है, जैसे मोड और सिर्फ मीन दे देगा। अब मान लो मोड और मीन दे दिया, तो इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो ये ध्यान रखो, अब दोनों को इरेज कर दो। ठीक, अब आपको पता चल गया कि किधर मुंह बंद है, तो मोड की तरफ आपका मुंह बंद है, मीन की तरफ खुला है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं निगेटिव वाले स्क्यू पे। निगेटिव स्क्यूनेस, लेफ्ट साइड, इसी को क्या कहते हैं? निगेटिव स्क्यूनेस। निगेटिव स्क्यूनेस। अब इसमें क्या होता है कि मोड मीडियन जैसे लिखा लिख लो आप, यहां पे भी मोड मीडियन मीन। अब ध्यान रखो यहां पे आप कैसे पता करेंगे कौन सा किसकी तरफ है? तो ध्यान रखो मोड की तरफ मुंह खुला है, मोड की तरफ मुंह खुला है, ठीक। मीडियन की तरफ मुंह बंद है। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या हो, मीडियन की तरफ मुंह खुला है, यहाँ पे ध्यान दो, मीडियन की तरफ मुंह खुला है और मोड की तरफ बंद है। मीडियन की तरफ क्या था? मुंह खुला था, तब मीडियन की तरफ मुंह खोल दिए, मीन की तरफ बंद कर दिए। अब इसी को दो दो ऑप्शन में तोड़ो, यहाँ पे मोड क्या होगा? बड़ा हो गया मीडियन से, ठीक। अब ध्यान रखो मीडियन क्या हो गया? बड़ा हो गया मीन से। अब ध्यान रखो अब ये दो ही ऑप्शन बनेंगे, ये वाला। अब इसमें क्या था? मोड आपका छोटा है मीडियन से, मोड आपका छोटा है मीन से, मीडियन आपका छोटा है मीन से, ये ध्यान रखना। इसमें क्या था? एक और ऑप्शन बनेगा, मोड का दोनों हो गया, मोड मीडियन से, मोड मीन से, मोड आपका बड़ा है मीन से। यही आपको ऑप्शन देखना है। यहाँ पे एक चीज़ समझो, फिर एक बार समझाते हैं इसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान से इसको समझना। यहाँ पे क्या हो रहा था? एरो हम किसके तरफ ले रहे थे? यहाँ से लेके एरो किसके तरफ? पॉजिटिव से लेके निगेटिव की तरफ चढ़ना हमें। तो मान लो आप यहाँ से चढ़ रहे हो किसी ऊपर की तरफ, ठीक। मान लो ये ओवर ब्रिज है, आप यहाँ से चढ़ रहे हो, ठीक। अब मोड क्या है? मतलब मोड आपका बीचों बीच में है, यहाँ पे बीचों बीच में, दोनों साइड में, मतलब बीचों बीच में, चाहे पॉजिटिव में लो चाहे निगेटिव में लो, ये ध्यान रखना। मीडियन आपका ये हो गया। अब ध्यान रखो मीन क्या है? मीडियन से छोटा है। मीडियन आपका यहाँ पे छोटा हो गया है, मीन बड़ा हो गया, क्योंकि मुंह किसकी तरफ खुला? मीन की तरफ। अब ध्यान रखो अब मोड क्या हो गया? मीन की तरफ। तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोड, यहाँ पे लिखो, पॉजिटिव का सिर्फ देखना आप लोग। अब जैसे एरो लगा आप यहाँ पे लगाओ, फिर मीडियन लगाओ, मीडियन, फिर आप एरो लगाओ, फिर मीन लिखो, ये क्या होगा? अब इसी तरह आप लोग ध्यान दो लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड हो गया। अब ध्यान दो इसी तरह लेफ्ट साइड वाला ध्यान दो, लेफ्ट साइड यानी निगेटिव वाला। लेफ्ट साइड में क्या होगा? अब जैसे जैसे लिखा आप लिख लो, यहाँ पे क्या लिखा है? मी, फिर मीडियन, फिर क्या लिखा है? मोड। अब जैसे एरो लगा है, यहाँ पे पहला एरो, ये दूसरा एरो, ध्यान रखो। अब मीन की तरफ मुंह बंद है, ये वाला है। अब ध्यान रखो अब इसको एकदम निगलेक्ट कर दो, ठीक। अब एरो देखो आप, यहाँ पे ऐसे लगा है। अब फिर मीडियन और मोड, मीडियन ये वाला है और मोड ये वाला है, तो किसकी तरफ मुंह खुला है? मोड की तरफ मुंह खुला है, तो ये मोड की तरफ मुंह खोल दे, मीडियन की तरफ। ये जो आपका बना है ये लेफ्ट साइड का बना है, ये ध्यान रखना। तो यही आपका स्क्यूनेस होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस और निगेटिव स्क्यूनेस, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर पे। 130 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ध्यान रखो,
जब एकत्र किए गए डेटा की निरंतरता को विभिन्न समय बिंदु पर मापा जाता है। मान लो कोई आप डेटा एकत्र कर रहे हो, ठीक, और उसे विभिन्न समय बिंदु पे माप रहे हैं, तो इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे रिलायबिलिटी का टाइप ये दिया है, सब क्या दिया है? रिलायबिलिटी का टाइप दिया है। तो जब विभिन्न समय बिंदु पे मापते हो तो उसको क्या कहते हैं? टेस्ट रिटेस्ट कहते हैं। इंटर रैटर क्या होता है? रैटर्स को आप इंटर रैटर को याद करने का तरीका समझो। रैटर मतलब रेटिंग देने वाले। रेटिंग सिर्फ एक ही लोग थोड़ी देते हैं। मान लो आप कपड़े की रेटिंग देनी है तो सिर्फ एक ही लोग रेटिंग थोड़ी देते हैं, वो कई लोग देते हैं। तो जब कई लोग एक ही चीज़ का इवैल्यूएट करते हैं और उसमें जो जवाब मिलता है, अगर मान लो आपके कोई शॉपिंग कर रहे हो, मान लो फ्लिपकार्ट या अमेजन से शॉप कर रहे हो कोई चीज़, ठीक। अब क्या करो, मान लो कोई ये चीज़ आपको पसंद आएगी, कोई भी चीज़ या कोई वस्तु है ये। अब उसमें आप ध्यान दो कि जो आप नीचे देखते हो उसमें जाके देखते हो कि किसने बाई किया और क्या रेटिंग दिया है। तो एक ही वस्तु का अगर लोग अच्छे अलग अलग लोग अच्छा रेटिंग देते हैं तो क्या होगा? इंटर रेटर रिलायबिलिटी होगा। रेटर से ही याद करना, रेटिंग एक लोग नहीं देगा, एक ही वस्तु के लिए कई लोग जब रेटिंग देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। याद करने के तरीके बता रहे हैं आपको, इस तरह याद करिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम में आपको भूल जाएगा। ये चीज़ रटने वाली नहीं है, ये चीज़ सिर्फ समझने वाली है। अगर आप समझ गए तो रिसर्च बहुत आसान है। अगर आप इसको रटने बैठ गए तो फिर आपके लिए ये दिक्कत पैदा कर देगी। तो ये ध्यान रखना। स्प्लिट हाफ है, यहाँ पे ध्यान रखना, स्प्लिट हाफ मतलब आधा आधा। यहाँ पे लिखते हैं स्प्लिट हाफ। यहाँ पे रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? आप एक ही काम को करो लेकिन सेम रिजल्ट आता है। एक ही काम को करो मतलब एक ही काम को बार बार करते हो और सेम रिजल्ट आता है, तो उसी को क्या कहते हैं? रिलायबिलिटी कहते हैं। अब ध्यान रखो, यहाँ पे हाफ लिखा है मतलब आधा लिखा है। अब मान लो कोई क्वेश्चन पेपर है, उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक। अब उसी को क्या करो? 2 भाग में डिवाइड करो। 1 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, 11 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब ध्यान रखो, अब इस बच्चे की कॉपी कोई चेक किया, अब इस बच्चे की कॉपी चेक हुई, अब दोनों के नंबर यहाँ पे 8 मिला, यहाँ पे 9 मिला, तो ये लगभग आस पास हैं। तो ये क्या होगा? स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होगा। मतलब 2 चीज़ों को तोड़ के क्या करो? एक ही चीज़ को तोड़ के उसको 2 अलग अलग भागों में जांच करना और सेम रिजल्ट आता है, तो उसी को क्या कहते हैं? स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं। इंटरनल रिलायबिलिटी क्या होता है? अब ध्यान रखो, इंटरनल में क्या होता है? कॉज और इफेक्ट होता है। यहाँ पे इसका कीवर्ड क्या है? कॉज और इफेक्ट। ये चीज़ ध्यान रखना, कॉज और इफेक्ट मतलब इंटरनल रिलायबिलिटी उससे कहते हैं, क्या आप कोई कार्य कर रहे हो, क्या मतलब कोई कार्य किए, टोटल वो कार्य हो गया, तो आप फिर पीछे देखोगे जिस रीजन से वो कार्य किए थे, क्या हम उसी रीजन के लिए कार्य किए या फिर कोई और रीजन हो गया। अगर आप उसी रीजन से कार्य करते हैं तो उसी को क्या कहेंगे? इंटरनल रिलायबिलिटी कहते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है? इसका दूसरा जो टाइप था एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये आप लोग ध्यान देना कि ये चीज़ें देख रहे हो आप, वैलिडिटी का मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब पीवाईक्यू में देखो कितना भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं कि रिलायबिलिटी से मतलब वैलिडिटी से रिलायबिलिटी से। तो एक्सटर्नल मतलब वैलिडिटी क्या होता है? जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, यहाँ पे ध्यान देना, जब कोई आप मतलब शोध कर उसके परिणाम क्या दूसरे लोगों पे, क्या दूसरे परिस्थिति में या दूसरे समूहों पे लागू हो सकते हैं या नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उसी को क्या कहते हैं? अगर लागू हो जाते हैं तो उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी आपकी बहुत अच्छी है। अगर लागू नहीं होते हैं, जो आप रिसर्च कर ली हो या उसके जो परिणाम है आप वो लागू नहीं कर पा रहे दूसरे लोगों पे या दूसरे परिस्थिति में, तो आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत ख़राब है। अगर लागू कर ले तो बहुत अच्छी है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो उसी को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसमें क्या बोला? विभिन्न समय बिंदुओं पे मापा जाता है, तो विभिन्न समय बिंदु पे टेस्ट रिटेस्ट होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर। 131 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान रखो, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन के बाद उन्हें पता चलता है कि वे ऐसे परिणाम उत्पादन करने के लिए शोध परियोजना में भाग ले रहे हैं जिनकी वैधता है के रूप में जाना जाता है। अब ये चीज़ समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है हार्थोन इफेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? हार्थोन इफेक्ट है। अब ध्यान रखो, हार्थोन इफेक्ट होता क्या है? एकदम सरल भाषा में समझो। हार्थोन इफेक्ट वह स्थिति है जब प्रतिभागी केवल इस कारण से अपने व्यवहार बदल लेते हैं। कहने का सेंस समझो, आप अपना व्यवहार इसी कारण से बदल लेते हो, आपको जब पता चले कि आपका अध्ययन हो रहा है या आप निगरानी में हो किसी की, तो आप क्या करोगे? आपका तुरंत बिहेवियर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो कहने का सेंस समझो, जब प्रतिभागी केवल इस कारण से अपने व्यवहार बदल लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि
कि उनका अध्ययन हो रहा है या वे निगरानी में है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा यह होता है कि शोध के परिणाम सामान्य या असली व्यवहार को नहीं दर्शाते, जिससे निष्कर्ष क्या होता है? सही नहीं निकल पाता है। तो उसी को हार्थोन इफेक्ट कहते हैं। हार्थोन मतलब क्या होता है? हार्थोन इफेक्ट को एक बार आप सब फिर समझो। हार्थोन इफेक्ट आप क्लास में ही याद करने की कोशिश करना, क्योंकि आप कोशिश करो कि क्लास में ही लगभग सब चीज़ें याद हो जाए। जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं आप उसे क्या करो, रफ कॉपी लो, उसमें एक पॉइंट वाइज लिख लो कि ये टॉपिक हमें नहीं याद हो रहा। तो इस चीज़ को गूगल करना सीखो आप, है क्योंकि गूगल जितना आप करोगे आपका माइंड उतना शार्प होता जाएगा। ठीक, क्योंकि आप जितना गूगल करोगे, आप लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं ना, डूइंग बाय लर्निंग, कि आप करके सीखो। उस चीज़ को गूगल करोगे आपको पता चलेगा। एग्जाम में इस चीज़ को हम सर्च किए थे, ये ध्यान रखना। तो ये नहीं कि जैसे गूगल में क्या होता है, अब ध्यान रखो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे क्लास में ही टीचर आपको क्या होता है, जैसे बच्चों किसी एक बच्चे को पर्टिकुलरली देख रहा है, ठीक, जो मान लो ये क्लासरूम है, ठीक, ये बच्चे हैं। अब कोई टीचर, यहाँ पे ये टीचर अब सिर्फ इसी बच्चा को देख रहा है, तो बच्चे का व्यवहार क्या होगा? तुरंत बदल जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? हार्थोन इफेक्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना। मतलब आप किसी चीज़ का स्टडी करो, सिर्फ आपका व्यवहार इसलिए बदल जा रहा है क्योंकि आप स्टडी करो क्या कि आप निगरानी में हो, तो उसी को क्या कहते हैं? हार्थोन इफेक्ट कहते हैं। ब्लाइंड इफेक्ट क्या होता है? यह तब होता है जब प्रतिभागियों को पता ही नहीं होता कि वे किस समूह से हैं। ये ब्लाइंड इफेक्ट तब होता है जब प्रतिभागी, जो पार्टिसिपेंट है, उसको पता ही नहीं होता कि वे किस समूह से हैं। इवैल्यूएशन इफेक्ट क्या होता है? यह किसी वस्तु या प्रशिक्षण आदि के प्रभाव का मूल्यांकन करने से संबंधित है। ठीक, ये ध्यान रखना। डिमांड इफेक्ट क्या होता है? जब प्रतिभागी शोधकर्ता की अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो शोधकर्ता होता है वो डिमांड करता है कि आप ऐसे ऐसे व्यवहार करो, तो उसी को क्या कहते हैं? डिमांड इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर। 132 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। अनुसंधान में आंतरिक वैधता के कुछ खतरे। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता देते हैं, आंतरिक वैधता के टाइप भी पूछ सकते हैं कि जो खतरे के टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, एट्रिशन होता है, हिस्ट्री होता है, मैचुरेशन होता है। ये ध्यान रखना। ये टाइप भी पूछते हैं कभी कभी। वन लाइनर जब क्वेश्चन बनेगा तो टाइप पूछ देगा, तो टाइप भी आप याद कर लेना, क्योंकि देखो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करके ध्यान से पढ़ाई पढ़िएगा। किसी के बातों के मतलब आप क्या करिए कि कई लोग कहते हैं कि अरे आप ये क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, नहीं नहीं क्वेश्चन बहुत अलग आते हैं। तो ध्यान रखिए, विश्वास रखिए, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जो बाहर से क्वेश्चन आएंगे वो सभी के लिए बाहर से रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए बाहर से क्वेश्चन बनेंगे तो सभी के लिए बनेंगे। टफ होगा तो सभी के लिए होगा, आसान होगा तो सभी के लिए आसान होगा। पहले आप पढ़ना सीखिए, तब आप जाके क्या करिए, क्वेश्चन को हल करिए। आप पढ़ेंगे ही नहीं, दूसरे के बातों पे भरोसा करेंगे, वो 4 साल से नेट दे रहा है तो उसका नहीं निकला तो मेरा कैसे हो जाए? नहीं, ऐसा होगा। आप अब पता नहीं वो किस वे में पढ़ रहा है, आप किस वे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का पहले अटेम्प्ट में होता है, कई लोगों का 10वें अटेम्प्ट में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुसंधान में आंतरिक वैधता के कुछ खतरे क्या हैं? कुछ खतरे हैं, तो कौन कौन से हैं? तो आपके एट्रिशन है, हिस्ट्री है और परिपक्वता है। अब एट्रिशन क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। एट्रिशन मतलब होता है मोर्टेलिटी। एक नाम सुने होंगे, जब कोई रिसर्च होता है तो बीच में ही प्रतिभागी छोड़ देता है तो उसी को क्या कहते हैं? एट्रिशन बायस कहते हैं। ये ध्यान रखना, या मोर्टेलिटी कहते हैं। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री थ्रेट मतलब इतिहास खतरा। थ्रेट मतलब होता है खतरा। यहाँ पे ध्यान रखना, इंटरनल वैलिडिटी, यहाँ पे थ्रेट लिखा है ना, ये थ्रेट मतलब होता है खतरा। ये चीज़ ध्यान रखना। हिस्ट्री में क्या होता है, मान लो आप कोई रिसर्च हो रहा है, वहाँ पे प्रतिभागी कोई काम कर, मतलब प्रतिभागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो मान लो जिस गांव में से वो प्रतिभागी है उस गांव में कोई घटना हो गई, तो उसके बाद उसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जो वो उत्तर देता है आपको वो बदल जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? हिस्ट्री थ्रेट कहते हैं। मतलब कोई बाहरी घटना से क्या होता है, प्रतिभागी के मतलब व्यवहार बदल जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? हिस्ट्री थ्रेट कहते हैं। मैचुरेशन, परिपक्वता। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कोई रिसर्च का, तो जो प्रतिभागी होते हैं या जो शोधकर्ता होते हैं वो भी क्या होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं कि वो थक जाते हैं। मतलब थकावट हो गया, बोरियत हो गया, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उसी को क्या कहते हैं? मैचुरेशन थ्रेट कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो CDE ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन हम नहीं लगा सेट कर पाए, तो यहाँ पे CDE ऑप्शन होगा। CDE, ये ध्यान रखना, ये CDE आपका करेक्ट होगा। क्योंकि हम जब PDF बना रहे थे तो
तो यहाँ पे ऑप्शन आप हमसे मिस हो गया था, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पे जो CDE ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर पे। क्योंकि सारा काम अकेले करना पड़ता है, ठीक। PDF बनाते हैं, फिर क्लास बनाते हैं आप लोग के लिए कि कितना ईजी से ईजी लैंग्वेज में हम आपको कोई चीज़ प्रोवाइड कराएं, ये ध्यान रखना। तो अब आते हैं जो 133 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फोकस समूह चर्चा में मॉडरेटर को प्रतिभागियों को खुलने के लिए एक उदार वातावरण पैदा करता है। अब मॉडरेटर यहाँ पे ध्यान रखना, जो फोकस समूह, जो फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें एक मॉडरेटर होता है। अब मॉडरेटर क्या होता है ये चीज़ समझना आप लोग। इसमें मॉडरेटर का क्या काम है, तो मॉडरेटर का काम है कि ऐसा माहौल बनाओ कि जिसमें सभी प्रतिभागी बिना डर के या झिझक के अपने विचार, अनुभव या राय को क्या करें, साझा करें या शेयर करें। मतलब मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर क्या करता है, ऐसा माहौल, मान लो देखो यही क्या आपका कोडिंग है, जो माहौल लिख रहे हैं आप, मैं पूरा पैराग्राफ बोल दिया हूँ, मतलब पूरा सेंटेंस, लेकिन उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसी को हम क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, तो इसी को कोडिंग कहते हैं। अब जैसे कंटेंट एनालिसिस में कोडिंग बताया ना, कोडिंग क्या होता है ये ध्यान रखना, यही माहौल क्या है, कोडिंग हो गया। अब इसमें ध्यान रखो, जो मॉडरेटर होता है उसका क्या काम होता है, यहाँ पे प्रतिभागी मतलब मॉडरेटर एक ऐसा माहौल बना जहाँ पे प्रतिभागी अपने सभी मतलब विचार को साझा कर सके, सभी विचार, राय या अनुभव को क्या करे, साझा कर सके, ये ध्यान रखना। उसी को क्या कहते हैं, मॉडरेटर यही काम करता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन, अब फोकस ग्रुप डिस्कशन यानी फोकस समूह चर्चा की प्रतिभागियों को तुलना के लिए व्यक्तिगत अनुभवों की सेखी बघारनी चाहिए। यहाँ पे रेंट मतलब क्या होता है ये समझो आप। रेंट मतलब होता है बेवजह, लगातार या शिकायती ढंग से बोलना, जो फोकस ग्रुप के अनुरूप नहीं होता है। यहाँ पे क्या रेंट मतलब क्या होता था आपको, मतलब ये होता है मतलब कोई बेवजह बोल रहा है, लगातार बोल रहा है, तो इस फोकस ग्रुप का ये उद्देश्य नहीं है, ठीक। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर। 134 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वैचारिक परिकल्पना के निहितार्थ से तैयार की जाती है। तो मान लो कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस क्या करता है, थ्योरी बनाता है। यहाँ पे समझो आप, जब कोई सिद्धांत किसी व्यवहार, घटना या परिघटना को व्यापक व्याख्या देता है तो उससे हम कुछ अनुमानित कथन बना सकते हैं, जिन्हें हम हाइपोथेसिस या अनुमान कहते हैं, ये ध्यान रखना। थ्योरी में क्या होता है, जब कोई घटना हो रहा है तो उसमें हम व्यापक क्या करते हैं, व्यापक व्याख्या देते हैं। जैसे किसी कोई घटना हो या परिघटना हो या व्यवहार हो, उसकी व्याख्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथेसिस का अनुमान बनाते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना आप लोग। स्पूरियस रिलेशन बताएं, दो चरों के बीच डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, उसी को स्पूरियस रिलेशन कहते हैं। प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना। ये टाइम ऑर्डर, ये ध्यान रखना, ये कोई मतलब नहीं इसका। अब ध्यान रखो, आज्ञानात्मक दृष्टिकोण में सिद्धांत उत्पन्न होता है। जो आज्ञानात्मक इंडक्टिव अप्रोच होता है, इंडक्टिव ध्यान रखो, इंडक्टिव, जब हम आपको इंडक्टिव पढ़ाए थे तो यहाँ से आई बोले थे निकाल लेना, तो आई से इन्फॉर्मेशन यानी आपके पास एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, छोटा सा सूचना है। अब इस सूचना के आधार पे आप क्या करो, इससे थ्योरी जनरेट करो। मतलब ये क्या, पर्टिकुलर सूचना, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, ठीक। अब इसी के आधार पे क्या करो, आप थ्योरी जनरेट करो, थ्योरी निकालते हो। तो क्या, जब मान लो आप छोटा सा इन्फॉर्मेशन, उसके आधार पे क्या करते हो, एक पैटर्न या थीम समानताएं ढूंढते हो, ठीक। उसका पैटर्न से क्या करते हो, एक निष्कर्ष निकालते हो, तो उसी को क्या कहते हैं, उस निष्कर्ष मतलब ये थ्योरी होता है। तो जो रिसर्च आप डन करते हो तो उसी के आधार पर क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच क्या करता है, रिसर्च डन करता है, ये ध्यान रखना। ये कौन सा था क्वेश्चन, 135 नंबर। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, थ्योरी को जनरेट किया जाता है, मतलब पर्टिकुलर या स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाया जाता है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 136। 136 नंबर का क्या मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक नमूनाकृत व्यक्तियों को संचरित अवलोकन में पूर्व निर्धारित अवधि, यहाँ पे ध्यान रखना, इस कीवर्ड को ध्यान रखना, पूर्व निर्धारित अवधि मतलब फोकस होगा, के दौरान देखा जाता है तो इसे कहते हैं फोकस सैम्पलिंग कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूर्व निर्धारित अवधि मतलब आप पहले प्री डिटरमाइंड पीरियड, प्री डिटरमाइंड किस में किया जाता है, फोकस सैम्पलिंग में किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो जो फोकस सैम्पलिंग होता है ये क्या होता है, प्री डिटरमाइंड में ही
क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है। फोकस सैंपलिंग में शोधकर्ता किसी व्यक्ति मतलब किसी विशेष व्यक्ति या इकाई पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? फोकस सैंपलिंग कहते हैं। ऑब्जर्व में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन में सामान्य पर्यवेक्षण का कोई विशिष्ट प्रकार नहीं है, मतलब ये कोई क्या है? सैंपलिंग का ऑब्जर्वेशन में सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है। रैंडम में क्या होता है? इक्वल चांस मिलते हैं, इक्वल चांस। कीवर्ड ध्यान ध्यान मतलब लिख रहे हैं सिर्फ। अब पर्पस में क्या होता है? जब शोधकर्ता किसी पर्पस के हिसाब से अपने सैंपल को मतलब वो करता है, सेलेक्ट करता है, उसी को पर्पस सैंपलिंग या पर्पोसिव सैंपलिंग या इसी को किस नाम से जानते हैं? जजमेंटल सैंपलिंग। इसका एक एग्जांपल समझो जजमेंटल सैंपलिंग का। जजमेंटल सैंपलिंग में क्या होता है कि मान लो आप किसी बीमारी का स्टडी कर रहे हो, तो उस बीमारी की स्टडी के लिए आपका एक पर्पस हो गया कि उस बीमारी का स्टडी करना है, तो हम डॉक्टरों से बातचीत करेंगे, मतलब डॉक्टर आपके क्या हो गए? सैंपल हो गए, तो उसी को पर्पस सैंपलिंग कहते हैं। आप अपने समस्या के प्रति मतलब जो आपका पर्पस है उससे संबंधित आप सैंपल लो, उसी को क्या कहते हैं? पर्पस सैंपलिंग या जजमेंटल सैंपलिंग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर पे। 137 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वंश विज्ञान अनुसंधान में शोधकर्ता समय की अवधि में खुद को है में शामिल करता खुद को शामिल करता है, ये क्वेश्चन होगा। ध्यान रखना। एथनो मतलब एथनोग्राफिक रिसर्च। अब एथनो मतलब क्या होता है? एथनोग्राफिक रिसर्च होता है। एथनो मतलब क्या होता है? कल्चर होता है, ये ध्यान रखना। किसी कल्चर का स्टडी किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। अब ध्यान रखो, एथनोग्राफिक में जो शोधकर्ता होता है किसी विशेष समुदाय या समूह में या सामाजिक वातावरण में घुल मिलकर उस समूह के लोगों का क्या करता है? दैनिक जीवन, या मान लो कोई समूह है, ठीक, ये समूह है, मान लो कोई गांव है, ठीक। अब इस गांव में क्या करता है? शोधकर्ता जाता है, यहाँ पे शोधकर्ता रहता है। अब शोधकर्ता इस गांव में रह के क्या करता है कि उनके दैनिक जीवन, उनके व्यवहार, उनके रीति रिवाज, उनके सामाजिक गतिविधि का गहन अध्ययन करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है? सामाजिक सेटिंग में किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक। ये चीज़ें हो गई। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर पे। 138 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? डबल्ड ब्लाइंड प्रक्रिया अनुसंधान में प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह के मुद्दे से एक प्रभावित समाधान है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे क्या होता था कि डबल ब्लाइंड और सिंगल ब्लाइंड आपको पढ़ाए थे। तो डबल ब्लाइंड क्या होता है? यहाँ पे जो शोधकर्ता होता है और जो प्रतिभागी होता है, आपको पता ही नहीं है कि प्रतिभागी को, न तो प्रतिभागी को और न ही प्रयोगकर्ता को यह पता होता है कि वह किस समूह के, मतलब वो हैं किस समूह के हैं। यहाँ पे आप समझो सिंगल ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड में क्या होता है कि केवल प्रतिभागी को जानकारी नहीं होता है, लेकिन शोधकर्ता को जानकारी होता है, ये ध्यान रखना। प्रतिभागी को कोई जानकारी नहीं, प्रतिभागी को कोई जानकारी, लेकिन शोधकर्ता को जानकारी होती है, ठीक। लेकिन डबल ब्लाइंड में क्या होता है? प्रतिभागी और शोधकर्ता दोनों को कोई जानकारी नहीं होती है। प्रतिभागी और शोधकर्ता को कोई जानकारी ही नहीं होता है, तो इससे क्या होगा? आपके पूर्वाग्रह के मुद्दे को एक प्रभावी समाधान है, ये बात सही है। लेकिन ध्यान रखो, जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है, प्रतिभागी के गैर मौखिक संकेतों द्वारा प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह की समस्या को हल कर सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मतलब क्या हो कि बात मतलब बोलो ही मत और उससे आपका पूर्वाग्रह कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूर्वाग्रह रहेगा तो रहेगा, आप किसी तरह बोलो, चाहे मुंह खोल के बोलो चाहे मुंह बंद करके बोलो, मतलब कहने का सेंस आप शब्दों के द्वारा बोलो या शब्दों के द्वारा ना बोलो या संकेतों के द्वारा बात करो, तो पूर्वाग्रह होता ही होता है। तो ये बात गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर पे। 139 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जब तार्किक अवलोकन की प्रक्रिया में सिद्धांत, परिकल्पना या व्याख्या का पालन किया जाता है तो अनुसंधान के उस दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। तो मान लो तार्किक अवलोकन की प्रक्रिया में सिद्धांत, परिकल्पना और व्याख्या का पालन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इसमें इंडक्टिव होता है, ध्यान रखो आप। इंडक्टिव में क्या होता है कि आप यहाँ से पर्टिकुलर से क्या करते हो? जनरल की तरफ जाते हो, मतलब आप छोटे छोटे डेटा के आधार पे डेटा इकट्ठा करते हो, उसका विश्लेषण करते हो, उसमें पैटर्न ढूंढते हो, उसके बाद क्या करते हो? एक थ्योरी जनरेट करते हो, उसी को क्या कहते हैं? इंडक्टिव कहते हैं। मतलब पर्टिकुलर से आप क्या करते हो? जनरल की तरफ जाते हो। डिडक्टिव में क्या होता है? जनरल से आप क्या करते हो? पर्टिकुलर की तरफ जाते हो, ये ध्यान रखना।
लेकिन इंडक्टिव में पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर। 140 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि मौजूदा अभिलेखों या अन्य सामग्रियों का विश्लेषण करके व्यवहार और दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए शोध किया जाता है तो इसके किस रूप में जानते हैं। तो आर्काइवल रिसर्च, यहाँ पे लिखा क्या है, मौजूदा अभिलेखों, ठीक। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लिखा होगा रिकॉर्ड्स, ये कीवर्ड ध्यान रखना, कीवर्ड मतलब रिकॉर्ड एंड अदर मटेरियल। तो उस मटेरियल के आधार पर आप स्टडी करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, आर्काइवल रिसर्च कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। धन्यवाद।